जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में मैं हरिओम मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। और आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि ईवीएस का है। रोज़ाना की भांति साथियों आज हम फिर मिलकर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। क्या प्रश्न है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक में देखिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। अकार्बनिक में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। अजैविक घटकों में मृदा, जल, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सब अजैविक में आ जाते हैं। इन्होंने पूछा है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन है आपके प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। बताइए साथियों, फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। देखिए साथियों, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी आपका जो है अजैविक घटक है। मृदा भी आपका अजैविक घटक है। फास्फोरस अजैविक घटक है। जबकि कवक जो है अजैविक घटक नहीं है, एक जैविक घटक है। एक डिकम्पोजर है, कवक डिकम्पोजर है, जो पादप और जो जीव जंतु हैं इनको मृत होने के बाद में इनको डिकम्पोज करता है। ठीक है साथियों, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अजैविक घटक नहीं है। बाकी प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस अजैविक घटक हैं। चलिए साथियों, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? बहुत ही इजी है, सभी लोग जानते हैं। हमारे पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है? बहुत जल्दी जल्दी साथियों रिप्लाई करिए। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? देखिए साथियों, नाइट्रोजन गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है, 78%, और बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा कह सकते हो। जबकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर 21% के साथ में है। अगर इन दोनों गैसेस को मिला दिया जाए तो 99% पूरा हो जाता है। 1% में अन्य गैसेस हैं। साथ ही ये भी पूछा गया है सर्वाधिक मात्रा में 2 गैसेस कौन कौन सी हैं आपके एग्जाम, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पर पूछा गया है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, तो सबसे अधिक सांद्रण वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑप्शन 4 सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% नियम किसने दिया था? 10% का नियम किसने दिया था? देखिए साथियों, जो 10% का नियम है वो एक वैज्ञानिक थे, लिंडमान, उन्होंने दिया था 1942 में दिया था। इन्होंने नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, उसके विषय में बताया। इनका कहना ये था कि पादप मतलब कह सकते हो उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता आपका उत्पादक में आपके पादप आ जाएंगे। उपभोक्ता में जैसे आपका टिड्डा है, मेढक है, सांप है। प्रत्येक स्तर पर केवल 10% एनर्जी ही पहुंचती है, 10% एनर्जी ही पहुंचती है। सपोज दैट पादप पेड़ पौधों किसने खाया? टिड्डा। टिड्डे के बाद में टिड्डे को किसने खा लिया? मेढक ने खा लिया। और मेढक को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया। इस प्रकार से अगर हम इसके क्रम के लिए देखें, इधर 1000 यूनिट,
इधर आपका कितना पहुंच जाएगा, 10% कर दीजिए इसका, मात्र 100, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से 10% का नियम जो है लिंडमान ने दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 10% का नियम किसने दिया, लिंडमान ने दिया। ऑप्शन 1 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। साथियों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर मैं बता दूं आपके लिए, इस प्रकार से घड़ी की सुइयों के विपरीत, घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमती है साथियों। इसको हम बोलते हैं, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा को बोलेंगे वेस्ट से ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब। ऑप्शन 2 आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। साथियों, वायुमंडल का कौन सा भाग, जो पहला भाग है वो है क्षोभ मंडल का, वो है क्षोभ मंडल का। इसके ऊपर आ जाता है समताप मंडल, और समताप मंडल के अंदर ही एक हिस्सा होता है जिसे 29 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसको हम बोलते हैं ओजोन मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल ओजोन मंडल समताप मंडल का एक हिस्सा होता है ओजोन मंडल। और ये ओजोन मंडल क्या होता है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है संतुलित रहता है और जनजीवन जो है मतलब जो है संभव हो पा रहा है पराबैंगनी किरणों। ठीक है साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है, तो कौन सा हो गया, समताप मंडल का ही भाग है ओजोन मंडल, जिसको हम ओजोनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है या सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है भारत में, तो एक मिट्टी है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, एलुवियल सॉइल। तो साथियों, एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के साथ में बहकर आती है, पानी के साथ में जो लुढ़क कर आती है, वही जलोढ़ मिट्टी है। और इसकी बहुतायत है। गंगा का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान जो भारत का है, वो टोटल जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसमें दोमट मिट्टी की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में भारत में स्थित है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दरअसल भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और इस प्रकार से जाती है। एक नदी और है संतोपत्त हिमानी से या बद्रीनाथ धाम के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं ये जगह है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। और यहीं से जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिल जाती हैं देवप्रयाग में, और यहीं से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है साथियों, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा है। और आपका जो एक बात बता दें, अलकनंदा नदी पर ही आपके पंच प्रयाग बने हुए हैं। यहीं पर 5 नदियाँ आकर मिली हैं और इन नदियों का नाम क्या है? धौली गंगा, नंदप्रयाग वो नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी तथा भागीरथी नदी। ठीक है, ये पंच प्रयाग जो है आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो आपको हम दोबारा बता दें इसके बारे में। एक नदी इधर से आई जिसका नाम भागीरथी नदी है, इधर से अलकनंदा नदी है। ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं ये जगह क्या है? देवप्रयाग है, देवप्रयाग है। ठीक है साथियों, और यहीं से गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए इसमें पूछा गया कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है, तो वो स्थान है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करें। देखिए साथियों, भारत के दो तट हैं, एक तो पूर्वी तट और दूसरा पश्चिमी तट। पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं। और पश्चिमी तटीय राज्यों में देखो साथियों कौन कौन सा मिल रहा है? देखो, गुजरात सबसे पहला ऑप्शन, गुजरात तटीय राज्य है। फिर उसके बाद में गोवा, गोवा भी तटीय राज्य है साथियों। इसके बाद में एक और है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी तटीय राज्य। 3 ऑप्शन तो यहीं से मिल गए। तो एक बचा है कौन सा? गुजरात। गुजरात जो है इससे राजस्थान, राजस्थान जो है आपके गुजरात से ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान के किनारे पर है, पाकिस्तान के किनारे पर है। तटीय राज्य जो है राजस्थान नहीं है। ठीक है साथियों, तटीय राज्य राजस्थान नहीं है। ये यहाँ पर है आपका जो है राजस्थान, यहाँ पर है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राजस्थान वाला ऑप्शन है यही सही होगा। इन्होंने पूछा है भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, जबकि गुजरात की है, आपकी गोवा की है और महाराष्ट्र की है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत जल्दी जल्दी से रिप्लाई भी करते रहिए। सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या भूमि सुधार से? बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए साथियों। दरअसल मेघा पाटेकर जो है सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद रही हैं, और इन्होंने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन को चलाया था। और ये आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इन्हीं ने स्टार्ट किया था। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की मांग की जाती है? एटीपी के माध्यम से, एसटीपी के माध्यम से, बीओडी के माध्यम से या डब्ल्यूपीएल के माध्यम से? बहुत जल्दी जल्दी बताइए साथियों। किसी भी नदी का अगर प्रदूषण चेक करना है तो बीओडी के माध्यम से जो है प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। बीओडी क्या होता है? बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड साथियों होता है बीओडी। दरअसल इसके माध्यम से किसी भी जगह के पानी में बीओडी चेक किया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को चेक किया जाता है। दरअसल होता क्या है, नदी जल जब प्रदूषित होता है तो उसमें बहुत सारे जैविक अजैविक तत्व आके मिल जाते हैं, बहुत सारे अपमार्जक आके मिल जाते हैं, साबुन है, सरफ है, आदि आदि आके मिल जाते हैं, जिससे जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, और उसमें जो रहने वाले जलीय जीव हैं उनके लिए संकट खड़ा हो जाता है। इसीलिए नदी के जल के स्तर को नापने के लिए उसमें बीओडी चेक किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को चेक किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीडीटी क्या है? डीडीटी एक एंटीबायोटिक है, अन्न अपघटनीय प्रदूषक है, अपघटनीय उर्वरक है, डाइक्लोरो टाइटेनियम है। बहुत जल्दी जल्दी साथियों बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्कि ये। देखिए साथियों, डीडीटी का जो फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन है। ये दरअसल है क्या?
ये सबसे पहला आधुनिक कीटनाशक बोला जाता है इसके लिए। डीडीटी के लिए क्या बोला जाता है? आधुनिक, सबसे पहला आधुनिक कीटनाशक मतलब जो है कहा जाता है इसके लिए। दरअसल इसका छिड़काव खेतों में और आसपास के मतलब जो है जगहों पर मतलब मच्छरों के विरुद्ध, मच्छरों को मारने के लिए किया जाता था। किंतु इसके लिए जो है 1950 के बाद से इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए खेतों में बहुत बड़ी मात्रा में छिड़का जाने लगा, जिससे इसका जो है इसका जो जहर है मानव शरीर और पशु पक्षियों में भी एंटर करने लगा। ठीक है साथियों, और इसकी खास बात क्या होती है, इसका जो जहर है इसका अपघटन नहीं होता है मानव जीवन में, मतलब किसी भी जीव में इसका अपघटन नहीं होता है, इसका अपघटन नहीं होता है। लंबे समय तक ये जो है मृदा है आपकी, वायु है और जल है, ये तीनों को क्या करता है, ये तीनों को ही मतलब जो है प्रदूषित करता है। और ये कैंसर को जन्म देता है, जन्मजात विकलांगता होती है इससे, प्रजनन हानि भी होती है, महिलाओं में बांझपन की शिकायत भी होती है जब ये शरीर में पहुंचता है। तो डीडीटी का जो है वायु, जल, मिट्टी तीनों को प्रदूषित करता है ये, और इसका अपघटन नहीं होता है साथियों। इसका सबसे पहली बात है, क्वेश्चन पूछा गया है डीडीटी है क्या? ये अनअपघटनीय प्रदूषक है, ये अनअपघटनीय प्रदूषक है। अगर ये हरी सब्जियों पर छिड़काव इसका हुआ है तो हरी सब्जियों के माध्यम से मानव शरीर में जाएगा, मानव शरीर में जाएगा, या हरी सब्जियों को या हरी वनस्पति को किसी जीव ने, जंतु ने खाया तो उसके अंदर जाएगा, उसको अगर किसी मानव ने खाया है तो मानव के अंदर जाएगा, और इस प्रकार से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए साथियों। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? स्तन कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या रक्त कैंसर? साथियों, ओजोन लेयर जब कमज़ोर होती है, ओजोन लेयर समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और ओजोन लेयर जब कमज़ोर होती है तो वहीं से जो है सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे पृथ्वी तक आता है, और उस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा बढ़ा देता है। वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी त्वचा को जला देता है, और त्वचा कैंसर होता है। इससे क्या होता है साथियों? त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर, O3 गैस जहाँ पर कम होती है उस क्षेत्र में क्या है, सूर्य किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक आती हैं और वहाँ के लोगों के लिए त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। ठीक है साथियों, दरअसल ओजोन दिवस जो 16 सितंबर 1985 को, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक साल। ठीक है साथियों, दरअसल ओजोन लेयर के कमज़ोर होने का सबसे मेन कारण क्या है? CFC में बढ़ोतरी। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है, अग्निशमन, और एरोसोल क्या होते हैं? हवा में घूमते हुए जो कण होते हैं, कह सकते हो जैसे उल्का पिंड कोई भी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, और जब वो क्रैश होता है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण, तो वो जो एरोसोल्स होते हैं वो भी ओजोन क्षरण में भूमिका निभाते हैं। ठीक है साथियों, तो त्वचा कैंसर होता है ओजोन परत के क्षरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? लिथियम बैटरियाँ, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा या LED? साथियों बहुत जल्दी से बताइए। लिथियम बैटरियाँ, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा या LED? निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के रूप में सबसे ज़्यादा जल ऊर्जा, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आया है, जबकि लिथियम बैटरियां हैं, सोडियम लैंप है और LED है, ये जो है पर्याप्त नहीं है। लिथियम बैटरियां जो है आपकी रिचार्जेबल बैटरियां होती हैं, जबकि सोडियम लैंप जो है ये पीला प्रकाश देने वाली लैंप होती है, और ये भी ज़्यादा कारगर नहीं है, ये भी ज़्यादा कारगर नहीं है। बल्कि आजकल जो रोडों पर लगाई जा रही है मरकरी लैंप,
मरकरी लैंप जो है इस्तेमाल हो रही है। और जहाँ तक बात यह है कि आपसे पूछा गया ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो बैटरियाँ हैं, सोडियम लैंप है, एलईडी ये सफिशिएंट नहीं हो सकती, जबकि जल ऊर्जा जो है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के रूप में निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साथियों, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, किसकी जगह पे इस हो गया है, तो यहाँ पे किस कर लीजिए, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, पारंपरिक तथा नवीनीकृत, अपारंपरिक तथा अनवीनीकृत, अपारंपरिक तथा नवीनीकृत, पारंपरिक तथा अनवीनीकृत। तो इसमें देखिए साथियों है क्या, बताइए भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा दरअसल होती क्या है, ये बात आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूतापीय ऊर्जा दरअसल होती क्या है। देखिए भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं मतलब जो है कह सकते हो आइसलैंड्स, पृथ्वी के पर सबसे ज़्यादा जो भूतापीय ऊर्जा मिलती है वो मिलती है आइसलैंड्स। आइसलैंड्स कहाँ पर हैं, ये द्वीप हैं, ये यूरोपीय द्वीप हैं, ये यूरोपीय द्वीप हैं आइसलैंड्स, ग्रीनलैंड के पास में है, वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। दरअसल होता क्या है, भारत में भी कई जगह भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल होता क्या है, पृथ्वी के अंदर से गर्म जल के स्रोते जो निकलते हैं उससे बिजली का निर्माण होता है, उससे बहुत सारे काम किए जाते हैं, वही भूतापीय ऊर्जा है। अब आपको मैं समझता हूँ समझ में आया होगा, पृथ्वी के अंदर से गर्म गर्म जल निकल रहा है और उससे बिजली का उत्पादन हो रहा है, उससे गर्म पानी से बहुत सारे एनर्जी जो प्राप्त की जा रही है उसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वही भूतापीय ऊर्जा है, वही भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है साथियों, तो ये जो भूतापीय ऊर्जा जो एक तरीके से क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा में है। भूतापीय ऊर्जा काय में मानी जाती है, अपारंपरिक ऊर्जा में मानी जाती है तथा नवीनीकृत ऊर्जा में मानी जाती है। ठीक है साथियों, भारत में भी कई जगह पर है, जैसे मणिकरण है, मणिकरण जगह है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, पूगा घाटी है लद्दाख में है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है झारखंड में भी एक आध जगह ऐसी है जहाँ से गर्म पानी निकलता है, गर्म सोते निकलते हैं, वही भूतापीय ऊर्जा कहलाते हैं। नेक्स्ट, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, मानस है, कांजीरंगा है, गिर जंगल है, या कह सकते हो कान्हा किसली है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक सींग वाला एशियाई गैंडा, एक सींग वाला एशियाई गैंडा साथी कौन सा है, वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, कांजीरंगा। कांजीरंगा जो है यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे जो है मिलते हैं, जबकि जो मानस है ये भी असम का है, ये हाथी के लिए फेमस है। जबकि अगर गिर का हो, गिरी ये गुजरात का है, ये एशियाई शेरों के लिए है। कान्हा की बात करोगे, कान्हा कहाँ का है, एमपी का है, कान्हा एमपी का है और ये गुजरात का है, और ये दोनों कहाँ के हैं, असम के हैं। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, नस्लीय संरक्षण से है, जलवायु परिवर्तन से है, नम भूमि संरक्षण से है, या औषधीय पौधे से है। बहुत फटाफट साथियों बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, नस्लीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण, या औषधीय पौधे। देखिए दरअसल ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, क्योटो एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है, जापान में है, जापान में है। और यहीं पर विश्व लेवल की एक जो है मीटिंग हुई थी, यहीं पर विश्व लेवल की एक मीटिंग हुई थी जापान में, और ये मीटिंग जो है 11 दिसंबर 1997 को हुई थी, 1997 को तय हुआ था। 16 मार्च 1998 को इस पर प्रस्ताव लागू हुआ, मतलब जो हस्ताक्षर हुए, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ ये, और जबकि 18 नवंबर 2009 को इसकी पुष्टि हुई। दरअसल इसमें हुआ क्या, क्योटो प्रोटोकॉल में जो मीटिंग हुई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, जलवायु परिवर्तन से है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये। दरअसल विश्व भर में जो
साथियों जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जो तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, उसी से रिलेटेड था ये, उसी से रिलेटेड एक मीटिंग थी 1997 में। नेक्स्ट, कार्बन शुल्क लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? विश्व का प्रथम देश कौन सा है कार्बन शुल्क लगाने वाला? ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, यूएसए या न्यूजीलैंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए साथियों, कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? देखिए, कार्बन शुल्क जो लगाने वाला प्रथम देश है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है। ठीक है साथियों, हालांकि मतलब फिनलैंड वगैरह देशों ने और अन्य देशों ने भी अपना कार्बन शुल्क लगा दिया है। कार्बन शुल्क लगाने का मतलब यह है कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, कार्बन के उत्सर्जन को, CO2 के उत्सर्जन को कम करना है, जिससे कि जो पर्यावरण संतुलन बना रहे, पर्यावरण संतुलन बना रहे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? दरअसल पानी पंचायत है क्या? ये दरअसल जल संरक्षण की एक योजना है, जल संरक्षण की एक योजना है जो कि महाराष्ट्र में ये लागू हुई थी 1972 में। 1972 में वहाँ के गिरते हुए जल स्तर को लेकर जल संरक्षण पर जोर दिया गया, जिसके तहत जो पानी पंचायत जो है वहाँ पर प्रारंभ की गई। तो आपका जो ऑप्शन है 4 सही होगा साथियों, महाराष्ट्र सही होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज? बहुत जल्दी बताइए साथियों, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? बहुत जल्दी बताइए साथियों। देखिए, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जो आपका स्कर्वी रोग है ये दांतों में होता है और विटामिन C की कमी से होता है, जबकि रिकेट्स या सूखा रोग जो है बच्चों में होता है, ये विटामिन D की कमी से होता है, और जो रतौंधी है ये आपका जो है विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है साथियों। जबकि बात रेबीज की आएगी तो रेबीज बिल्कुल जो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, एक कुत्ते के काटने से होता है, एक कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है साथियों, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंट क्या हुआ? रेबीज, जो कि एक कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है साथियों, तो 19 का जो आंसर सही होगा वो होगा रेबीज वाला सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है साथियों, कई बार पूछा भी गया है ये। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? दरअसल जो चावल हम जो चक्की से कुटाते हैं, सेलर से वो करते हैं, तो होता क्या है, इसके ऊपर जो एक पॉलिश होती है, अगर वो पॉलिश ना उतारी जाए तो एक चीज़ निकलती है जिसको हम बोलते हैं मांड। क्या बोलते हैं? मांड बोलते हैं। गाढ़ा गाढ़ा सा तरल होता है, जो हम चावल पकाते हैं तो निकलता है, बहुत ही अच्छा होता है। दरअसल मांड में क्या होता है? मांड में होता है आपका विटामिन B1 होता है। कौन सा होता है? B1। और B1 का ही जो वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन है। B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन है। तो दरअसल जो चावल में इस प्रकार से कह सकते हो B1 पाया जाता है, और B1 का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो कौन सा नष्ट होगा? B1 या थायमीन जो है ये नष्ट हो जाएगा चावल को पॉलिश करने पर। बहुत ही ज़रूरी होता है ये, स्किन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब होता है, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चों को पीना चाहिए, बच्चों को इसको लेना चाहिए। दरअसल होता क्या है, इसकी कमी से मानव शरीर में इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग जो है B1 की कमी से ही होता है। इसलिए आप लोग जो है पॉलिश किए हुए चावल की जगह पर बिना वो पॉलिश सहित चावल खाओ, पॉलिश जिस पर जो है ऊपर से माड़ जो है जमा हुआ हो। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है।
भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? पीर पंजाल है सबसे लंबी रेलवे सुरंग। और रेलवे सुरंग जो पीर पंजाल है, दरअसल ये है कहाँ पर? एक जगह है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल। बनिहाल दर्रे का नाम है। बनिहाल दर्रे से गुजरती है पीर पंजाल सुरंग, बनाई गई है बनिहाल दर्रे में। और इसी दर्रे में से हाईवे गुजरता है जिसका नाम क्या है? एन एच 1A। हाईवे का क्या नाम है? NH 1A भी कहते हैं इसके लिए, जो कि इसी से पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग से गुजरता है। ठीक है साथियों, दरअसल इसकी जो लंबाई है 11.215 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है साथियों, 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है ये। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 26 जून 2013 को ये जो है आपकी पीर पंजाल सुरंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है साथियों, तो कितनी चीज़ें हो गई? पीर पंजाल जो सुरंग है कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में है। बनिहाल दर्रे से जो मार्ग जाता है एक और NH 1A जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 11.215 किलोमीटर है। और ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? 26 जून 2013 को। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन? बहुत जल्दी से बताइए, बहुत इजी भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तथा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसमें पूछा गया किसे सोख लेते हैं? किसको सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखते हैं। ठीक है साथियों, CO2 को सोखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? किस वनस्पति के बीज खाते हैं? गाजर, मक्का, केला, मूंगफली? बहुत जल्दी जल्दी बताइए साथियों। गाजर, मक्का, केला, मूंगफली किसके बीज खाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और आपके टेट में आ चुका है ये। देखिए साथियों, ये जो गाजर है, मक्का है और केला है, इसका हम गुदा खाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है 4 सही होगा, क्योंकि मूंगफली का बीज हम खाते हैं, मूंगफली का हम बीज खाते हैं, जबकि इन सब का जो है गाजर, मक्का और केला का गुदा खाते हैं। मक्का को देखकर कोई भी जो है कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? टेडपोल ये भी पूछा जा चुका है। मेढक, मछली, टारपीडो या समुद्री भालू? बहुत जल्दी बताइए साथियों। टेडपोल जो है मेढक की प्रारंभिक अवस्था होती है। छोटा जो मेढक के बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, उनको टेडपोल कहते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत प्रारंभिक अवस्था होती है मेढक की, उसको क्या बोलते हैं? टेडपोल कहते हैं। और टेडपोल के लिए क्या काम किया था? 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने क्या काम किया था? टेडपोल का क्लोन बना लिया था। पहला क्लोन बनाया था टेडपोल का। कब बनाया था? 1958 में। किसने बनाया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताइए। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड? बहुत जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा आंसर सही होगा? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया,
निमेटोड छोटी माता एवं रेबीज का कारण है। देखिए जो वायरस, ये जो वायरस है, वायरस या विषाणु, वायरस या विषाणु वायरस और विषाणु से, वायरस या विषाणु से होने वाले जो रोग हैं, छोटी माता है, रेबीज है, एड्स है, एड्स भी इसी से होता है, वायरस ही होता है, एड्स है। जबकि ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से आंत्रज्वर है, पेचिस हो जाता है, बैक्टीरिया से आपका टाइफाइड हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आपका छोटी माता और रेबीज किससे होता है? छोटी माता और रेबीज किससे होता है साथियों? ये वायरस जन्य रोग है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। मानव के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मानव के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहलाती है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहलाती है आमाशय, यकृत, आंत्र या वृक्क। आमाशय, यकृत, आंत्र या वृक्क। देखिए साथियों, ये जो यकृत है, इसको हम जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जिगर कह सकते हैं इसके लिए। कलेजा भी इसी को कहेंगे, ठीक है। और इसी को कहेंगे हम लीवर। ये क्या है? लीवर। सभी लोग जानते हैं। दरअसल होता क्या है, जब भोजन जाता है तो सबसे पहले लीवर में पहुंचता है, और ये जो है भोजन से इम्पोर्टेंट जूस को निकालता है, और इसके और भी काम होते हैं। ये पाचन को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। ये पाचन को डिटॉक्सिफाई करता है और पाचन के जैव रसायन निकालता है पाचन से। ठीक है, पाचन करके, भोजन का पाचन करके जैव रसायन ये निकालता है लीवर। ये लीवर का ही काम होता है। तभी तो कई बार जब लीवर कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है? तो पाचन सही से नहीं हो पाता है। तो आपका आंसर कौन सही होगा? यकृत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, गन्ना, सरसों। द्विबीजपत्री कौन से पौधे होते हैं? जिनमें दो हिस्से होते हैं, जिनके बीच के दो हिस्से होते हैं, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, जैसे सरसों है, अरहर है, मटर है, चना है, ये सब द्विबीजपत्री में आएंगे आपके। सरसों, मटर, अरहर, चना। ठीक है साथियों। जबकि बांस है, केला है और गन्ना है, ये आपके एक बीजपत्री है। ठीक है, तो सरसों आपका द्विबीजपत्री हो गया। इसके साथ में कह सकते हो मटर है, अरहर है। अरहर के भी देखो दो हिस्से हो जाते हैं, सरसों के भी दो हिस्से हो जाते हैं। कभी भी आप सरसों को तोड़कर देखना तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा इसका बीज जो है। ठीक है, दो खाप होती हैं इसमें, इसलिए इसको द्विबीजपत्री पौधा जो है बोला जाता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? कई बार पूछा गया है मैंगीफेरा इंडिका के विषय में। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, आंवला, कटहल। किसका नाम है? बहुत जल्दी जल्दी बताइए साथियों। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा, जैसा कि इसका नाम स्पष्ट हो रहा है, मैंगो से हो रहा है। ठीक है, मैंगो मीन्स आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है साथियों, मैंगीफेरा इंडिका। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूत्र का फीका पीला रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम, यूरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। बहुत जल्दी बताइए साथियों। मूत्र का फीका पीला रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है?
तो कौन सा द्रव्य है? देखिए इस द्रव्य का नाम है यूरोक्रोम। इसका नाम क्या है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो है मानव मूत्र जो है हल्के पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। बरली, मांडना, मधुबनी, अल्पना। देखिए बार्ली और जो है मधुबनी तो बहुत बार पूछा गया है। बहुत जल्दी जल्दी बताइए साथियों, बहुत जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत जल्दी बताइए। बार्ली, मांडना, मधुबनी, अल्पना, मिथिला लोक चित्रकला। देखिए साथियों, मिथिला लोक चित्रकला जो है ये, इसका नाम क्या है? मधुबनी है। मधुबनी नाम है इसका। जबकि जो है आपका बार्ली, बार्ली क्या है? ये महाराष्ट्र की एक कला है जो आदिवासियों द्वारा जो है बनाई गई। ठीक है। मांडना आपकी जो है राजस्थान की है। जबकि अल्पना का तो ध्यान नहीं आ रहा है। अल्पना आपकी ये भी महाराष्ट्र की है, ये भी महाराष्ट्र की। तो मधुबनी आपकी जो है मिथिला की है। ठीक है साथियों, ऑप्शन 3 सही है। और इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट, सी टेट में। इस प्रकार से इसकी आंसर की भी आगे लगा रखी है। ठीक है साथियों, आज का लेक्चर मैं समझता हूँ अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।